प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर आज ही हुए मंथली टेस्ट यानी कि मैथ का जो मंथली टेस्ट हुआ है ITI के सेकंड ईयर के बच्चों का, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को चेक करना है अपने आंसर्स के साथ जो आप लोगों ने टिक किए हैं। अगर किसी में कोई डाउट है तो यहाँ पर आप बिल्कुल डिटेल में समझिए। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा रहा होगा कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास कि कोण का गुरुत्व केंद्र। सबसे पहले कोण क्या होता है? कोण एक ऐसी आकृति होती है, तो ये एक आकृति आप लोगों ने देखी होगी, जैसे कि एक बर्थडे कैप होती है, जन्मदिवस के अवसर पर एक कैप होती है, वो कोण आकार की होती है। तो कोण का गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र की बात करिए तो थोड़ा सा मैं गुरुत्व केंद्र के बारे में बता देता हूं कि हर एक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। तो एक वस्तु का जो पूरा का पूरा भार एक पॉइंट पर केंद्रित करता है और पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, वहीं पर उसका क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है। वैसे तो कोण की बहुत सारी डायमेंशंस होती है, लेकिन एक कोण की एक जनरल हाइट होती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों? h के नाम से उसकी ऊंचाई को जाना जाता है। अब जो उसकी ऊंचाई है, जो कोण की अगर हम बात करते हैं तो कोण का जो पूरा गुरुत्व केंद्र होता है वो उसकी ऊंचाई के 1/4 पार्ट पर लाई करता है। तो यहां पर इधर इस पॉइंट से लिया जाए तो उसकी h का 1/4 पार्ट पर यानी कि h/4 पर ही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो अगर कोण की बात करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, यानी कि h/4। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक आकृति का गुरुत्व केंद्र, कोई एक ऐसी आकृति है जिसका गुरुत्व केंद्र h/2 दूरी पर स्थित है, यानी कि उसकी हाइट की आधी दूरी पर ही स्थित है, तो उस आकृति का नाम बताइए। वैसे तो ये कई प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन हम ऑप्शन में देखेंगे कि इनमें से कौन सी आकृति। देखिए वृत्त, अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त एक ऐसा होता है, और आपको पता है कि वृत्त का एक सेंटर होता है और वृत्त का एक कंप्लीट क्या होता है? डायमीटर होता है, जो उसके सेंटर में से पास होता है, जिसको उसका क्या बोलते हैं? डायमीटर। और उसी की आधी क्या बोलती है बच्चों? त्रिज्या, यानी कि जिसको रेडियस के नाम से जाना जाता है। तो जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होता है, जो वृत्त की बात करें तो वृत्त का तो जो हमारे पास गुरुत्व केंद्र होता है वो उसके d/2 पर ही लाई करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद अगर आयत की बात करें बच्चों, आयत ये नहीं है तो इसको क्रॉस कर दिया। आयत की बात करें तो आयत में अगर आप गुरुत्व केंद्र की बात करेंगे तो उसके विकिरण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, डायगोनल जहां पर काटते हैं, वही उसका क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है। और ये उसकी टोटल हाइट का ही h/2 होता है। तो ये जो है हमारे पास ये h/2 है, तो इसीलिए ये जो है ये हमारा क्या रहेगा? एक आयत ही रहेगा। और त्रिभुज का भी मैं बता देता हूं कि उसके जो मीडियन होते हैं वो जहां पर तीनों काटते हैं वही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बी रहेगा। एक सिलेंडर का व्यास d, तो सिलेंडर क्या होता है? हिंदी में जिसको बेलन बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने एक सिलेंडर देखा होगा। तो सिलेंडर के अंदर आपकी क्या होती है? एक तो ऊंचाई h होती है और एक इसका कंप्लीट क्या होता है? डायमीटर, जिसका आधा क्या होगा? रेडियस, यानी कि त्रिज्या बोली जाएगी। तो इसका जो डायमीटर d है, तो डायमीटर हमने d ले लिया बच्चों, और उसकी जो ऊंचाई है वो h के समान है, ये h हो गई। तो इसका गुरुत्व केंद्र, तो जो एक बेलन होता है उसका गुरुत्व केंद्र हमेशा उसके सेंटर में लाई करता है, और सेंटर उसका कितना होता है? उसकी हाइट के आधा, यानी कि h/2। तो कहां पर लाई करेगा बच्चों? h/2 पर ही वो लाई करेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि घर्षण बल सतहों के किस पर निर्भर करता है? वैसे तो घर्षण बल सतहों पर क्या है? सतहों के नेचर पर भी निर्भर करेगा। सतह स्मूथ है, सतह अगर आपकी उबड़ खाबड़ है तो घर्षण बल उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन में से देखे जाए, अगर किन्हीं सतहों का अगर अक्षेत्र आप बढ़ा दोगे तो उनके अंदर जो घर्षण है वो ज्यादा पैदा होगा। अगर अक्षेत्र आप कम कर दोगे, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन की अगर आप बात कर लें तो रोलिंग में जो आपका घर्षण है वो कम लगता है और स्लाइड करने में आपका घर्षण ज्यादा लगता है। तो उस ऑप्शन ए आपका, यानी कि उन दो सतहों के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वर्ग क्या होता है बच्चों? एक स्क्वायर, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा एक 5 है तो सारी की सारी ही 5 होंगी। तो इसके विकिरण की लंबाई, यानी कि डायगोनल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये हमने क्या ले लिया है बच्चों? एक स्क्वायर ले लिया है। इसको अगर मैं ABCD नाम ले लेता हूं तो इसके जो डायगोनल हो गए, विकिरण हो गए, एक तो आपका विकिरण हो गया इसका BD और दूसरा विकिरण हो गया बच्चों इसका AC। ठीक है, तो यहां पर इसने बोला है
कि इसके विकिरण की लंबाई, तो दोनों विकिरण बराबर ही होते हैं, तो एक विकिरण अगर आप ले लें तो इस प्रकार से, तो ये जो विकिरण है इसने इसको बी सी डी यानी कि एक ट्रायंगल में बांट दिया, दो ट्रायंगलों के अंदर डिवाइड कर दिया और दोनों की दोनों ट्रायंगल ही बराबर होती हैं। और आपको पता है कि एक वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये ट्रायंगल भी कैसे बन गई, एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन गई। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री उसके सामने का जो होता है वो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है, और ये एक लंब होगा और एक उनमें से आधार होगा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि जो कर्ण का सुकेर होता है, वैसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट विकर्ण का फार्मूला भी लगा सकते हैं वर्ग का, लेकिन अगर किसी बच्चे को ना पता लगे, विकर्ण का फार्मूला ना याद हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कर्ण का सुकेर लंब के सुकेर और जमा में आधार के सुकेर के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि सुकेर के जोड़ के बराबर होता है। तो लंब कितना है बच्चों, यहाँ पे ये भी साइड 5 है और ये भी 5 है, तो 5 का सुकेर प्लस में 5 का सुकेर, और ये किसके बराबर है, कर्ण का सुकेर यानी कि बीडी के सुकेर के बराबर। और ये हो गया बच्चों 25 जमा में 25, और ये बन गया हमारे पास 50, और ये किसका सुकेर है, कर्ण का सुकेर यानी कि बीडी का सुकेर। और अगर इस सुकेर को हटा दे तो इधर आ जाएगा सुकेर रूट, तो कर्ण जो हो गया जो हमारे पास, यानी कि जो इसका विकिरण हो गया वो क्या हो गया, सुकेर रूट ऑफ 50। लेकिन 50 का आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये कितने पे चलेगा, 7 7 जा, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 7 जा 49 बच गया बच्चों 1। ऊपर से यहां पर हम पेयर उतारेंगे, तो डबल जीरो का एक पेयर उतारा, तो पेयर उतारने से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन गया आपका, कितना बन गया बच्चों, ये 100 बन चुका है। और 100 बनने के बाद इसको 2 गुना करके हम नीचे उतारते हैं, तो 7 का 2 टाइम्स हो गया 14। और 14 को अगर एक पे भी चलाओगे तो वो 141 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चला और नहीं चलने की जीरो, यहाँ पर जीरो लगा दी। फिर एक पेयर आप लोगों ने उतार लिया और अब ये बन गया है 10,000। अब इसको दोबारा आप एक पे चलाओगे, 2 पे चलाओगे, ऐसे चलते चलते हम 7 तक जाएंगे, तो ये 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 कर गया, 2 7 1 जा 7 और 2 9। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7.07 हमारा सुकेर रूट आ जाएगा, किसका, वर्गमूल आ जाएगा 50 का, और इतने सेंटीमीटर इसका विकिरण आ जाएगा। तो ये देखिए आंसर के अंदर कहीं है, सी आंसर है हमारा 7.07, और इस प्रकार से ये हमारा करेक्ट आंसर निकलता है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। सारी बेसिक वीडियो जिन सभी की, सारा क्वेश्चन पेपर उसी में से आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिटेल स्टडी करवा रखी है हर एक टॉपिक की। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर, और समबाहु क्या होती है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज तो आपको ट्रायंगल का पता ही है, तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, तो दो फॉर्मूले इसके अंदर लगेंगे, कौन कौन से, एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का सुकेर, ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। लेकिन गिवन क्या है, गिवन है आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर गिवन है, और वो कितना होता है, गिवन है 15 सेंटीमीटर। और होता क्या है बच्चों, वो होता है 3 गुना में भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एक ऐसी भुजा होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए, और तीनों को अगर जोड़ करोगे तो 3a आएगा, और वही उसका पेरीमीटर होता है किसी भी आकृति के सारी बाह्य भुजाओं के योग को ही उसका परिमाप बोला जाता है। तो 15 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 3 गुना भुजा के, तो भुजा कहाँ क्या आ जाएगी यहाँ पे, 15/3 यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल की सारी जो साइड्स हैं वो कितनी आ जाएंगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएंगी। और हमको तो क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें यहाँ पर केवल भुजा की ही वैल्यू रखनी है, तो क्षेत्रफल जो इसका आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई 5 का सुकेर, और ये आ गया बच्चों √3/4 मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया 25, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, मल्टीप्लाई 25 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 4, और इसको अगर आप सोल्व करके लिखेंगे तो 43.25 अपॉन में 4, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 10.81, और आगे भी चलेगा समथिंग। तो देखिए इस प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई आपका ऑप्शन है 10.8 करके कुछ, तो देखिए यहाँ पर 10.825 करके आपका ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि उसके परिमाप से पहले उसकी भुजा निकाली और उस भुजा को उसका क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख के हमने क्या निकाल लिया, उसका क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का।
क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे बड़ा ही आसान है। वृत्त, ये रहा वृत्त यानी कि एक सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल, अब सर्कल का क्षेत्रफल दो तरीके से हम बता सकते हैं। एक तो इसका क्या होता है बच्चों, डायमीटर यानी कि व्यास, और एक होती है इसकी रेडियस। जो रेडियस होती है वो क्या होती है बच्चों, डायमीटर की आधी होती है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या के टर्म में पूछा गया है तो देखिए यहां पर त्रिज्या के टर्म में है तो बी ही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर ये डायमीटर के टर्म में पूछ रहे तो आर की जगह रख दो बच्चों डी बाई टू। तो पाई मल्टीप्लाई डी बाई टू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर आ जाएगा किसकी टर्म में बच्चों, डायमीटर यानी कि व्यास की टर्म में आपसे अगर पूछ ले तो करेक्ट आंसर इसका बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु प्रिज्म की भुजा, वेरी गुड, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है आपके पास, उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करना है। चलिए वॉल्यूम भी करवा रखा है मैंने आपको। किसी चीज का जो आयतन होता है यानी कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जो उसका आधार है, ठीक है, जो उसका आधार है उसका क्षेत्रफल और गुणा में उसको जितनी ऊंचाई दी गई है वो कर दीजिए। देखिए मैं करवाता हूं आपको अभी। यहां पर ये आप लोगों को एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज से ही अगर इसको ऊंचाई आप लोग दे देंगे, समबाहु त्रिभुज को अगर आप लोग ऊंचाई दे देंगे तो यहां से आप लोगों का क्या बनेगा, एक प्रिज्म बन जाएगा जिसको क्या बोला गया है, समबाहु प्रिज्म। यानी कि ये ए थी और ये भी ए थी और इसको ऊंचाई दी गई है आपको एच, तो ये समबाहु प्रिज्म बन गया। और समबाहु प्रिज्म का आपको आयतन निकालना है और मैंने बोला है कि उसका बेस एरिया मल्टीप्लाई में उसकी हाइट कर दो। और बेस एरिया में क्या है, उसमें बेस में एक यहां पर आप देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज है और बेस एरिया समबाहु त्रिभुज का मैंने बताया है √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई में ऊंचाई यानी कि एच। अब बताइए क्या उसकी भुजा और ऊंचाई आपको गिवन है? तो देखिए भुजा है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो यहां पर केवल इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो √3/4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h है 15। तो √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 4। बस आप लोगों को ये सोल्व करना है और सोल्व करके आंसर आएगा 58.45 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में, घन में ही आता है। तो देखिए इस प्रकार का कोई आपका आंसर है, तो 58.45 सेंटीमीटर क्यूब आपका बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठोस बेलन। ठोस बेलन क्या होता है, एक सॉलिड सिलेंडर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास एक ठोस बेलन होता है। अब बेलन के अंदर भी क्या होती है, एक तो ऊंचाई होती है, एक उसका क्या होता है डायामीटर, और डायामीटर की हाफ अगर बात कर लें तो क्या होगा उसकी त्रिज्या। तो जो बेलन है वो किससे बना है, जो बेलन है बच्चों वो एक सर्कल उसका बेस होता है। और जो मैंने आयतन बताया गया है, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, जो उसका आधार है, इसका आधार क्या है, एक सर्कल। ये देखिए एक सर्कल है, उसका क्षेत्रफल गुना में जितनी इसकी ऊंचाई दी गई है, और आधार का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा एक ठोस बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद वृत्ताकार आकृति के लिए बाह्य भुजा का योग। मैंने बताया है कि किसी भी चीज की बाह्य भुजाओं के योग को उसका क्या बोला जाता है, परिमाप या फिर परिधि। बच्चों अगर आयत हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो वृत्ताकार शेप में ना हो तो उस केस में बोला जाएगा परिमाप। और अगर कोई सर्कुलर चीज है उस केस में बोला जाएगा परिधि। क्या बोला जाएगा, परिधि। इंग्लिश में बोले तो सरकमफ्रेंस। तो परिधि इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर डिटेल्ड में मैं आपको करवा दिए हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि हर मैथ से रिलेटेड टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।